हेलो एवरीवन, एजुकेशन वीके 214 यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा भौतिक विज्ञान की श्रृंखला में टॉपिक होगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो सबसे पहले हम कार्य को पढ़ेंगे। कार्य किसे कहते हैं, कार्य की मात्रक क्या है और कार्य कौन सी राशि है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम कार्य को W से व्यक्त किया जाता है। ये सभी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य है। उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम परिभाषा के आधार पर ही क्या निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला निकाल देते हैं। यानी फॉर्मूला कैसे निकालना है कार्य का, तो इसे W से व्यक्त कर दिया जाता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल को F मान लिया, तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन, तो दिशा है तो वेक्टर लगा देंगे, के गुणनफल के बराबर होता है तो गुणा कर देंगे। तो W बराबर F वेक्टर इंटू S वेक्टर, ये क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया। अब यदि बल तथा विस्थापन के मध्य क्या हो, थीटा कोण हो, थीटा कोण है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर हो जाएगा F वेक्टर इंटू S वेक्टर डॉट कोस थीटा। यानी कार्य के जितने भी त्रिकोण के आधार पर जो मान होंगे उन्हें हम कोस थीटा के रूप में व्यक्त किया जाएगा और इसे W बराबर F वेक्टर इंटू S वेक्टर कोस थीटा के रूप में माना जाता है। अब देख लीजिए, हम इसके मात्रकों के बारे में जानते हैं। तो मात्रक तीन प्रकार की पद्धतियों में दिए गए हैं। पहली है MKS पद्धति, दूसरी है CGS पद्धति, तीसरी है FPS पद्धति। MKS पद्धति को आप जानते होंगे, SI मात्रकों के रूप में जाना जाता है, SI पद्धति कहा जाता है। SI पद्धति में कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल, और CGS पद्धति में होता है अर्क, और FPS पद्धति में होता है पाउंडल। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अभी जो 2020 की PMT की एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कार्य से कि यदि दाब को पास्कल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो कार्य को किसके रूप में व्यक्त करेंगे। तो दाब क्या है, दाब जो है वो उसका मात्रक होता है पास्कल। तो उसी प्रकार जो कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, MKS पद्धति यानी सर्वमान्य पद्धति है तो ये जूल होगा। उसके अंदर अर्क भी आ सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने अर्क और जूल दोनों दिए हैं तो आप सिर्फ जूल को ही कर रहे आएंगे, क्योंकि सर्वमान्य पद्धति SI पद्धति है। अब इसकी हम राशियों के बारे में देखते हैं। राशियों के आधार पर तो कार्य कौन सी राशि होती है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब कार्य को मापन किस किस में किया जाता है, तो मापन को देख लेते हैं। तो कार्य को किस किस के रूप में मापते हैं हम, W के बारे में W से नापते हैं, WH से मापते हैं, WGH से भी मापते हैं। इन तीनों प्रकार से कार्य का मापन किया जाता है, WH और WGH। ठीक है, इस प्रकार इसका मापन हो गया। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य ऊर्जा को संबंध। तो कार्य ऊर्जा संबंध
कार्य ऊर्जा संबंध के आधार पर हम इसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये बता देता हूँ, जब कार्य किया जाता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। कार्य और ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, ऊर्जा का अर्थ होता है एनर्जी, और ऊर्जा को इसे व्यक्त किया जाता है, इसे दर्शाते हैं ऊर्जा को। अब ऊर्जा क्या होती है? देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करने के लिए जो क्षमता लगती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो 5 किलो का एक बड़ा सा बर्तन है जिसके अंदर 10 लीटर पानी है, 10 किलो पानी है, ये उसके अंदर टोटल वजन कितना हुआ? 15 लीटर। तो 15 किलो वजन है। 15 किलो वजन को जब वह उठा कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो उससे जो उसकी जो क्षमता है कार्य करने की, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जैसे कि एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ए बिंदु, ये बी बिंदु। कोई व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा हुआ है और उसके पास 5 किलो का 15 किलो का एक वजन है, 15 केजी का एक वजन है। ये व्यक्ति इसे यहाँ से बी बिंदु तक लेके जाएगा तो इसके लिए इसको जो क्षमता लगानी पड़ेगी उसे ही हम क्या कहते हैं? जैसे हॉर्स पावर के अंदर नाप लीजिए आप, या वाट के अंदर नाप लीजिए, इसको जो शक्ति ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जो ताकत लगानी पड़ेगी, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। और इस दौरान ये दो ऊर्जाओं को पार करता है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, और एक ये यहाँ पर बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है इस वजन को लेकर, और यहाँ से चलने के लिए जो उसके कदम बढ़ेंगे तो उसके लिए दूसरी ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा, और पहली ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे अभी। देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर कि ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। और ऊर्जा के मात्रक क्या होता है? ऊर्जा के मात्रक पहला होता है एमकेएस पद्धति में, दूसरा सीजीएस पद्धति में, और तीसरा है एफपीएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति यानी एसआई पद्धति, सर्वमान्य आधुनिक पद्धति के अंदर इसका मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का दूसरा मात्रक होता है एससीजीएस पद्धति पे आर्क, और इसका होता है पाउंडल। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो कार्य के मात्रक होते हैं वही ऊर्जा के मात्रक होते हैं। कार्य के जो मात्रक होंगे वही ऊर्जा के मात्रक होंगे, और ऊर्जा के जो मात्रक होंगे वही कार्य के मात्रक होंगे। यानी ये दोनों आपस में कॉमन और डिवीजन बाई चलते हैं। कार्य इधर चलेगा तो ऊर्जा इधर चलेगी। यहाँ पर मात्रकों के लिए ये काम किया जाता है। यानी कार्य जब होगा जब ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा कब उत्पन्न होगी? जब कार्य किया जाएगा। ये हो गई। अब देखिए, कार्य के लिए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, और दूसरी ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार दो प्रकार की ऊर्जाएं कार्य के द्वारा उत्पन्न होती है। देख लीजिए, दोबारा समझिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा के मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्क, एपीएस पद्धति में पाउंडल। कार्य ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत रूप से चलते हैं, एक दूसरे के समान रूप से या विपरीत रूप से चलते हैं। कार्य के लिए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्य के लिए कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को के ई के रूप में दर्शाते हैं। इसका जो मानक है वो के ही है। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए। किसी वस्तु में कार्य करने के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु में कार्य करने के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ए से बी बिंदु तक एक कार है और इस कार को ए से बी बिंदु तक जाने के लिए यानी जो कार्य करना पड़ेगा उसके कारण ए से यहाँ तक चलना पड़ेगा। इस चलने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगी? गति उत्पन्न होगी और उस गति के कारण ये कार्य संपन्न होगा कि ये वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच जाएगी। ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए इसे कार्य करना पड़ेगा और कार्य क्या करना है? इसे चलना है और चलने के कारण इसमें गति उत्पन्न होगी और इसी गति को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अब मान लीजिए गतिज ऊर्जा तो हमने देख लिया कि गतिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं, लेकिन अब परिभाषा के अनुसार देखिए, यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा गति का वेग v हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है? m दे रखा है और वेग कितना दे रखा है? वेग। तो वेग तो हमेशा उसका जो वेग है वो तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो इसका तो स्क्वायर कर देंगे और इन सभी का आधा कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो के एम, या फिर इसे आप दे सकते हैं, इसे कैसे के रूप में भी दर्शा सकते हैं, के रूप में भी दर्शा सकते हैं, इसे के एम के रूप में भी दर्शा सकते हैं इसे। तो के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसका क्या हो गया? इसका जो मान है, इसका जो फॉर्मूला है, या कह सकते हैं आप गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या हो गया? के बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो गया। ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या ऐसी ऊर्जा है? अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा अदिश राशि होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी गतिज ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को Pe के रूप में दर्शाया जाता है, यानी इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया? Pe। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा,
किसी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे बांध में एकत्रित पानी तनी हुई स्प्रिंग या कमानी, यानी धनुष, कमानी क्या है, धनुष होता है। किसी भाई को समझ में नहीं आए उसके लिए, किसी भी भाई बहन को समझ में नहीं आता कमानी क्या होती है, तो कमानी को हम धनुष कहते हैं भैया। अब देखिए कि बांध में एकत्रित पानी में स्थितिज ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे आप इसे मानेंगे, तो आपको बताते हैं कि ये एक डैम है और ये इस डैम की दीवार है। ये इस डैम की दीवार है, ठीक है। तो इस डैम के पीछे पानी भरा होगा, ये तो आप सभी जानते हैं, इस डैम के पीछे पानी भरा होगा। अब इस पानी द्वारा, इस डैम के अंदर जो पीछे जो पानी भरा हुआ है इस दीवार के पीछे, उस पानी द्वारा इस दीवार के ऊपर एक फोर्स आरोपित किया जाएगा। उस फोर्स के कारण इसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यानी अगर इसके अंदर एक बारीक सा छेद भी कर दिया जाए तो ये इस पुल को या इस दीवार को तोड़ने की क्षमता रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला देखिए, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को मैं खींच दूं, बिल्कुल इस तरह तंग कर दूं या तान दूं, तो ये स्प्रिंग इस प्रकार से दिख जाने लगेगी, इस प्रकार से दिखेगी। तो जब हम इसे इस जगह से छोड़ेंगे तो ये तुरंत इस स्थिति में आने की कोशिश करेगी, यानी इसकी विशेष अवस्था होगी ना। स्प्रिंग तो इससे दिखती है, लेकिन इसे खींच दिया तो इस प्रकार दिखेगी, तो ये इसकी क्या हो गई, विशेष अवस्था। और स्थिति के लिए देखें तो स्थिति कैसी होगी, बांध की ऐसी होगी, बिल्कुल एक जैसा खड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, हमें पता नहीं लग रहा, और ये क्या हो गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। लेकिन स्प्रिंग के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा सुरक्षित हो रही है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा को और देखते हैं, और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा को हम P से दर्शाते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा P का विरुद्ध मान गुरुत्व बल के कारण है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा इस बांध पे एक विरुद्ध बल लगा रही है पीछे की ओर, तो ये विरुद्ध बल गुरुत्वीय बल के कारण होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो दीवार बनी हुई है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस पानी का, ये गुरुत्वीय बल के कारण अपने आप को इस दीवार की तरफ खिसकाते हैं। क्योंकि बांध कभी भी इस तरह समतल नहीं बनाए जाते, हल्का सा इसके अंदर एक तिरछापन होता है, इस तिरछापन के कारण ही ये पानी इसके आगे टकराता है। और जब बैराज खोले जाते हैं, तो जब बैराज इसके अंदर से खोले जाएंगे तो पानी इसके अंदर से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये पानी इस स्पीड से निकलेगा या कितना ही बांध खाली होगा, इसके बारे में हमें ज्ञात होता है स्थितिज ऊर्जा के कारण, या स्थितिज ऊर्जा के द्वारा ही हमें पता लगेगा कि ये पानी कितने फोर्स से बाहर की तरफ आएगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो PE बराबर mgh। h क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, g क्या हो गया, गुरुत्व त्वरण हो गया, और m क्या हो गया, द्रव्यमान, m हो गया द्रव्यमान हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला किस प्रकार बनाया गया है, m यानी पानी का द्रव्यमान, g यानी जो ऊंचाई है कितनी ऊंचाई तक उसे बनाया गया है और उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, g गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसमें कैसे काम करेगा, क्योंकि ये दो वस्तुएं होती हैं,
एक फोर्स लगाने के लिए, एक इसे तानने के लिए होती है और दूसरा उसके ऊपर बल लगाने के लिए होती है, जैसे कि पानी है और बांध की दीवार है। इस प्रकार दो चीज़ें हैं, तो गुरुत्व त्वरण इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपका समय खराब ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जब ऊर्जा खत्म होती है तब उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्राप्त होती है। देखिए, इसका हम पहले उदाहरण समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। उदाहरण क्या है, जैसे कि हम ले लेते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती ले लिया हमने। अब मोमबत्ती कैसी ऊर्जा है? देखिए, जो मोम होता है वो रासायनिक चीज़ है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा है उसके अंदर, तो वो रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदल जाएगी? प्रकाश ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलेगी? प्रकाश ऊर्जा के रूप में। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया। हमारे घर में स्पीकर होता है, तो स्पीकर अपने आप तो चलेगा नहीं कभी भी, उसको चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए विद्युत ऊर्जा काम में आएगी। और ये हमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न कराता है? वो होती है ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि हम जलाते हैं बल्ब। बल्ब हो गया, तो बल्ब किससे जलेगा? विद्युत ऊर्जा से। और विद्युत ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न होगी? प्रकाश ऊर्जा के रूप में। और प्रकाश जब उत्पन्न होता है तब वो उसमें उस ऊर्जा के रूप में, मतलब उसमें ऊर्जा के रूप में निकल कर बाहर आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं जो विद्युत मोटर होती है, जैसे कि मोटर, विद्युत मोटर होती है, वो उत्पन्न करती है, विद्युत से चालित होती है वो, और किसके रूप में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको समझ में आएगा कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा फिर ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अब इसे एक छोटा सा रूप, एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि टॉपिक ले लिया हमने। स्पीकर को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और विद्युत ऊर्जा से जब स्पीकर चलेगा तो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी, तो ध्वनि ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब देखिए कि विश्व की हम मान सकते हैं जैसे कि पूरा विश्व है, तो फिर विश्व की जो ऊर्जा है वो एक समान है या घटती बढ़ती रहती है? तो देखिए, यही चीज़ है कि न तो उत्पन्न हो रही है न ही नष्ट हो रही है। तो संपूर्ण विश्व की ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। इज ए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। संपूर्ण विश्व की ऊर्जा का परिमाण कैसा होता है? स्थिर होता है, अस्थिर होता है, उत्पन्न किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है? तो हमेशा स्थिर रहेगा। इस पर टिक लगा लीजिए, याद रखिए। इस प्रकार चारों उदाहरण भी आप ध्यान रखिए। उदाहरण तो आप खुद बना सकते हैं, जैसे कि पंखा है तो पंखा विद्युत से चलेगा और हवा दे रहा है, तो कैसी हो गई? कैसी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा हो गई। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो उसके लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो जा रहा है वो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इस प्रकार आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब हमारा अगला बिंदु होगा शक्ति। देखिए, शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। शक्ति को कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। देखिए, शक्ति की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। देखिए,
कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब देखिए समझिए, यदि कोई वस्तु है जिसके द्वारा W कार्य किया जा रहा है, W कार्य किया गया तथा समय T लिया जाता है, T लिया जाता है, तो वस्तु की पावर क्या है? देखिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा W कार्य किया गया तथा समय T लिया जाता है तो वस्तु की शक्ति क्या होगी? तो देखिए W/T, ठीक है, W/T, तो वस्तु की शक्ति क्या हो गई? W/T हो जाती है। अब देखिए, शक्ति कैसी राशि है? राशि अदिश है, शक्ति अदिश, शक्ति अदिश राशि। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए, शक्ति का मात्रक, तो मात्रक कैसे होते हैं? SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है इसका? वाट। अब ये वाट किसके रूप में लिखा गया या किसने इस वाट को उत्पन्न किया दिया? तो थे जेम्स वाट के सम्मान में, जेम्स वाट के सम्मान में वाट इसका नाम दिया गया था। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जेम्स वाट ने ही विद्युत इंजन का आविष्कार किया था और किसके आधार पर किया था? शक्ति के आधार पर, यानी पूरा फॉर्मूला जितना भी घटना चक्कर चल रहा है इन सबके जनक जेम्स बॉन्ड या जेम्स वाट ही थे, बिल्कुल। अब देखिए, अब क्या हो गया, हम शक्ति बढ़ रहे हैं तो शक्ति आ गई हमारी, ठीक है। अब ये शक्ति देखिए, शक्ति क्या है? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय क्या हो गई? शक्ति हो गई, जिसे हम W से व्यक्त कर रहे हैं तो इसे हम T से व्यक्त कर रहे थे। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल बटा सेकंड क्या हो गया? वाट। और इसे दर्शाते हैं W से। ये समझ में आ गया सभी के? शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य को W से, समय को T से। कार्य का मात्रक SI मात्रक हो गया जूल, समय का SI मात्रक हो गया सेकंड, तो जूल बटा सेकंड यानी वाट। फिर आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर होता है जूल बटा सेकंड, ठीक है। अब देखिए, शक्ति क्या अन्य मात्रक, शक्ति का एक अन्य मात्रक भी है जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, ठीक है। और एक हॉर्स पावर, इसे हॉर्स पावर के रूप में लिखेंगे H.P. हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। शक्ति का अन्य मात्रक क्या है? अश्व शक्ति, HP। एक HP का मतलब होता है 746 वाट, ठीक है। अब देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W बराबर कार्य यानी किया गया समय, समय में जो कार्य किया जाता है उसे हम शक्ति कह देते हैं। अब देखिए, 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। और 1 मेगावाट, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मेगावाट कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 वाट, ठीक है। अब वाट और सेकंड, वाट व सेकंड, अब वाट और सेकंड के रूप में देख लेते हैं इसे। तो 1 वाट सेकंड कितना होता है? 1 जूल होता है, ठीक है। 1 वाट सेकंड कितना होगा? 1 जूल होगा। और 1 वाट घंटा यानी आवर, 1 वाट आवर कितना हो जाएगा? 1000, 1000 नहीं, इस एक घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है? 3600, तो 3600 जूल हो जाएगा। अब ये किस प्रकार निकला? तो ये देख लीजिए आप यहाँ से,
1 वाट सेकंड यानी 1 वाट इंटू 1 सेकंड यानी कितना हो गया, 1 जूल आ गया। अब इसको देखेंगे तो 1 वाट इंटू आवर, 1 घंटा, 1 आवर, एक यहाँ पे एक सेकंड है क्योंकि यहाँ सेकंड दे रखा है, और यह घंटा है तो घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है, 3600। तो यह 3600, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 3600 जूल आ गया। अब आता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा क्या, तो 1 किलोवाट घंटा होता है 1000 1 किलोवाट घंटा हो गया अपना। इस आधार पर निकालेंगे इसे, तो 1 किलो, किलो के अंदर कितना आ गया, 1000 वाट इंटू घंटे के अंदर कितना होता है 3600, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट कितना हो गया, 1000 वाट, 1000 वाट और 3600 जूल। तो ये कितना हो जाएगा इसका टोटल मान, 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ लिख देते हैं उधर, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 1 किलोवाट प्रति आवर, या फिर इस प्रकार देख लीजिए इसे कि 1 किलो के अंदर, 1 किलो में शक्ति कितनी होती है, 1 किलो में ऊर्जा कितनी होती है, तो वो होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।